कांग डेविड एक ऐसा जज जिसकी परफेक्ट इमेज और लाखों फॉलोअर्स ने उसे एक सितारा बना दिया था, लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी पलट दी। जज से उसे बना दिया एक पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर, जहां उसकी मुलाकात होती है कानून के लिए जीने वाली, इंसाफ के लिए लड़ने वाली लॉयर से। जब ये दो बिल्कुल अलग दुनिया के लॉयर मिलते हैं प्रो बोनो की पब्लिक इंटरेस्ट टीम में, तो शुरू होती है एक अनोखी पार्टनरशिप, जहां कॉर्पोरेट केस से कमाए पैसे उन लोगों पर खर्च किए जाते हैं जिनके पास कोई और उम्मीद नहीं। एक नया ड्रामा और नई कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें जीएस ग्रुप के सीईओ मिस्टर जैंग के एक केस के बारे में बताया जाता है। उसके ऊपर फ्रॉड का और सेक्सुअल असॉल्ट का केस चल रहा था, और इस बीच एंट्री होती है एक जाने माने जज कांग डेविड की। वो लोगों में बहुत ही पॉपुलर था, काइंड हार्टेड, बहुत ज्यादा हम्बल, इसलिए लोग उसे काफी पसंद करते थे। और आज वो उसी सीईओ के केस को हैंडल करने वाला था। फिर जब केस की सुनवाई होती है तो मिस्टर जैंग का जो लॉयर था वो कहने लगता है कि हमने सजा को पोस्टपोन करने के लिए फाइल किया है, हमें विक्टिम्स के साथ सेटलमेंट करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। उस मिस्टर जैंग पर अपने हाउसकीपर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और कंपनी की सेक्रेटरी पर फिजिकल अब्यूज का चार्जेस लगा था। तो इस पर उसका कहना था कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, और अब तो काफी लोग सेटलमेंट के लिए मान भी गए हैं, और इसके लिए उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए, कम से कम 3 और हफ्ते। ये सुनकर तो कांग हंसने लग जाता है कि 3 हफ्ते काफी हो जाएंगे, और फिर उसे सुनाता है कि उसने अपने एम्प्लॉयज के साथ धोखा किया, कितने सारे लोगों से फ्रॉड किया है, सबकी लाइफ बर्बाद कर दी है, यहाँ तक कि लोगों के टैक्स का पैसा खाया है और अपने एम्प्लॉयज को फिजिकल अब्यूज किया है। चिल्ला चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालता है कि क्या इन सब के लिए 3 हफ्ते काफी होंगे, और फिर उसे 10 साल की सजा और 70 बिलियन वॉन का फाइन लगाता है। ये सुनकर तो सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, और कांग की पब्लिक रेटिंग भी बढ़ जाती है। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लोगों की नजरों में वो एक बहुत ईमानदार जज बन गया था, जो कि बिल्कुल भी करप्शन नहीं करता है, लोगों की सुनता है, सच्चे फैसले लेता है। न्यूज में भी उसके बारे में बताया जा रहा था, पर असल में ये सब बस एक दिखावा था। वो हम्बल होने का दिखावा कर रहा था, क्योंकि उसे बस फेम चाहिए था, और ये सब वो सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहा था। उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना था, इसलिए वो सारे एम्प्लॉयज से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, क्योंकि एम्प्लॉयज ही उसे नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर वो एम्प्लॉयज के लिए अच्छा बनेगा तो वो लोग उसे ही वोट करेंगे। अपने इस मतलब के लिए वो अपने सीनियर चीफ जस्टिस, जो कि एक नंबर का करप्ट आदमी था, उसकी तक चापलूसी करता है। वो उसे परेशान भी करते हैं, लेकिन कांग को तो बस अपने काम से मतलब था। वो इतना ज्यादा दिखावटी था कि मीडिया के सामने जानबूझकर केसेस के बंडल लेकर आता था कि वो कितना ज्यादा काम करता है, कितनी मेहनत करता है। उसे बस अपनी पब्लिक इमेज अच्छी करनी थी, जबकि वो सारे केसेस तो पुराने थे, जो कि सॉल्व भी हो चुके थे। वो अपने एम्प्लॉयज की हेल्प क्या करता था, इस तरह वो एक लड़की को देखता है तो उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो यहाँ की एम्प्लॉय नहीं, एक अटॉर्नी है। जब तक उसे पता नहीं था तब तक वो उसे बहुत अच्छे से बात करता है, उसके सामने बहुत अच्छा बनता है और उसके बदले काम तक करने लगता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि वो एक अटॉर्नी है तो उसका बिहेवियर ही बदल जाता है। तो वो लड़की उसे अंकल कहती है। ये सुनकर तो वो भी उस पर गुस्सा करता है, उसे आंटी बोलता है, और दोनों में बहस होने लग जाती है। कांग तो उसे कहने लगता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो क्या, तुम टीवी वगैरह नहीं देखती हो, मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ। कि तभी तो एम्प्लॉय उसे देखने लग जाती हैं, तो वो उनको दिखाने के लिए उस अटॉर्नी के साथ अच्छा बिहेव करता है, ऐसे दिखाता है जैसे कि वो उसकी हेल्प कर रहा हो। ये देखकर तो वो भी चौंक जाती है कि ये किस तरह का इंसान है। इसके बाद जब कांग को पता चलता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नॉमिनेट किया गया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर अपनी माँ की कब्र पर जाता है, जो कि एप्रिकॉट के पेड़ के पास थी। वो उनके लिए भी एप्रिकॉट लेकर आया था। फिर यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी। वो बहुत मेहनत करती थी, बहुत ज्यादा परेशानी झेलती थी, लेकिन हमेशा अपने बेटे के सामने स्ट्रांग बनी रहती थी। तो बचपन में वो अपनी माँ को लोकल एप्रिकॉट दिया करता था। वो खट्टे होते थे, लेकिन उसकी माँ कहती थी कि ये बहुत ही टेस्टी है, और इसी तरह लगातार काम करते करते कुछ सालों बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। अब प्रेजेंट में वो अपनी माँ को ही याद कर रहा था, और उन एप्रिकॉट को खाते हुए कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, ये खट्टे नहीं है, महंगे हैं। फिर ऑफिस वापस आकर उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि अब तो आप सुप्रीम कोर्ट के लिए नॉमिनेट हो गए हो, तो प्लीज़ मुझे भी प्रमोट करने की कोशिश करना। तो वैसे दिखाता है जैसे कि उसे नॉमिनेट होने में कोई इंटरेस्ट ना हो। तो वो उसे बताती है कि आपको कोई हाई स्कूल का फ्रेंड आपसे मिलने आया था। उसको नोट देती है, नोट में उसका नाम देखकर तो वो पहचान जाता है, सोचता है कि अचानक से इतने सालों बाद इसे मेरी याद कैसे आ गई। फिर उसको कॉल करता है और शाम को उससे मिलने जाता है। दोनों काफी सारी बातें करते हैं, तो उसका दोस्त उससे ऑटोग्राफ मांगता है कि तुम तो कितने सक्सेस हो गए हो, कितने बड़े आदमी बन गए हो। यहाँ तक कि वो कांग के पहले प्यार के बारे में बात करता है, जिसे कांग बहुत ज्यादा पसंद करता था, और उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए उसने इसी दोस्त से 30,000 वॉन भी लिए थे। दोनों अपनी पुरानी बातें याद करते हैं। इसके बाद बहुत सारे ड्रिंक कर लेते हैं। फिर अगले दिन कांग कोर्ट पहुंचता है, तब वहां पर एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आया हुआ था। तो कांग फिर से अपना वही नाटक शुरू करने लगता है। केस फाइल्स का बंडल निकालने के लिए जैसे ही गाड़ी खोलता है तो उसकी नजर एक एप्पल के बॉक्स पर पड़ती है। उसके अंदर पैसे रखे हुए थे, तो वो उसमें देख लेता है। इससे तो वो डर जाता है कि पैसे कहाँ से आए। फटाफट से डिग्गी बंद करता है और वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ और उसके पास ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, क्योंकि एक जज के पास से इस तरह से पैसे निकलना कोई अच्छी बात नहीं थी। उस पर रिश्वत लेने का केस बन सकता था। इससे तो बहुत डर जाता है। वो अपने उस दोस्त से भी बात करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर अपनी उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर कल गाड़ी पार्क करके रखी थी, लेकिन वहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं था।
उसे लगने लगता है कि शायद ये कोई ट्रैप है जिसमें कि उसे फंसाया जा रहा है। इसलिए अपने बॉस को सब कुछ बता देता है कि उसका इन पैसों से कोई मतलब नहीं है। उसे नहीं पता कि ये पैसे कहाँ से आए, तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इससे डील कैसे करे, क्योंकि अगर ये बात बाहर चली गई तो कांग के साथ साथ उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तब कांग उन्हें एक मैसेज दिखाता है जो कि उसे बॉक्स में से मिला था। उसमें ये लिखा था कि इस पैसों का सही जगह इस्तेमाल करना। तो उसे आइडिया आता है कि क्यों ना हम इसे डोनेट कर दें, इससे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो वो वैसा ही करता है, लेकिन इससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन जब वो कोर्ट जाता है तो उसका बॉस उसे अपने पास बुलाता है और पहले तो एक जोर का थप्पड़ मारता है। कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ गेम खेला, मैंने तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया, लेकिन तुमने क्या किया। उसे समझ नहीं आ रहा था। कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आखिर बात क्या है। तो वो उसे उसके और उसके उसी दोस्त के कल रात की वीडियो दिखाता है जिसमें कि ये साफ दिख रहा था कि कांग खुद वो बॉक्स अपनी गाड़ी में रख रहा था। उस टाइम वो बहुत खुश भी नजर आ रहा था। ये देखकर तो वो खुद ही शॉक हो जाता है। कहता भी है कि ये मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये कोई फेक वीडियो है। लेकिन उसका बॉस उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। कहता है कि तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों फंसाया। तो कांग अपने उस दोस्त के बारे में बताता है कि वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, वो मुझसे मिलने आया था। तो उसे देखकर तो वो कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये एक कॉन आर्टिस्ट है जो कि रिलीज होने के बाद लोगों को ठग रहा है, इसलिए ये वांटेड लिस्ट में है। ये सुनकर तो एकदम सुन्न हो जाता है कि ये क्या है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। फिर उसी दोस्त को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। तो उसके बारे में पता करता है। तब पता चलता है कि उसके उस दोस्त की तो 10 साल पहले ही मौत हो गई थी, यानी कि ये सच में एक ठग है। ये सुनकर तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए वो पहले वीडियो चेक करवाता है। लेकिन वो कोई डिफेक्ट नहीं थी, उसमें कांग की था, वो सच में उन पैसों को ले रहा था। तो अपने बॉस से बात करता है, उसे थोड़ा टाइम मांगता है। लेकिन वो ये कहता है कि या तो तुम यहाँ से क्विट कर लो, नहीं तो रिश्वत लेने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है ना। तो वो इमेजिन करने लग जाता है कि पुलिस उसे ले जा रही होगी और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होगा कि मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा। अब बॉस की भी जॉब जाए, इसलिए वो कांग को कहता है कि तुम रिजाइन कर दो ताकि मामला यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन इसके बाद वो अपनी कोई लॉ फर्म नहीं खोल सकता। पर वो ऐसे कैसे रिजाइन कर दे, क्योंकि उसकी माँ की आखिरी इच्छा यही थी कि वो एक सक्सेसफुल आदमी बने, ताकि लोग उसे नीची नजरों से ना देखें, उनकी जैसी लाइफ ना जिए। पर वो कैसे हार मान ले, उसे कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी। कि तभी उसे उसकी पुरानी क्रश जोंगमिन का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाती है। उसे अपनी लॉ फर्म ज्वाइन करने के लिए कहती है मुझे सब पता है जो तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन पूछना मत कि कैसे पता चला, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है, इसलिए तुम हमारी फर्म ज्वाइन कर लो। अब ऐसे में वो मना भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जॉब तो जा ही चुकी थी और जोंगमिन की लॉ फर्म बहुत बड़ी और कोरिया की टॉप लॉ फर्म थी, इसलिए उसके ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर अगले दिन वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है और रीजन ये देता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है और रेस्ट करना चाहता है। फिर इसके बाद वो अपनी नई फर्म में पहुंच जाता है। यहाँ आकर तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी थी और बहुत ही रेपुटेटेड। उसे हमेशा से ऐसी जगह चाहिए थी। जोंगमिन से कहता भी है कि मुझे ऐसी जगह से सूट करती है, तो वो उसे उसके नए ऑफिस दिखाने के लिए ले जाती है और एक टीम के बारे में बताती है कि हमने एक नई टीम लॉन्च की है जो कि फ्री में काम करती है, पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस को हैंडल करती है। तो इससे काम काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये इतनी बड़ी फर्म है, क्योंकि हर घंटे के हिसाब से चार्ज करती है, तो फ्री में काम कैसे कर रही है। फिर इसके बाद वो उसे उसके ऑफिस दिखाती है, तो वो ये देखकर चौंक जाता है। उसकी मुस्कान ही गायब हो जाती है, क्योंकि असल में वो उसी टीम का हिस्सा बनने वाला था। और तब वहाँ का हाल देखकर तो वो और चौंक जाता है। एक तो ऑफिस बेसमेंट में था और वहाँ एम्प्लॉयज के साथ साथ डॉग्स भी रहते थे, क्योंकि वो इंसानों के साथ साथ जानवरों के केसेस भी हैंडल करते थे। अब जोंगमिन तो किसी काम से वापस चली जाती है, तब उसके साथ जो बाकी एम्प्लॉयज थे वो कांग से मिलते हैं, योंगसिल, यूना और जुनू। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जोंगमिन ने उसे इन लोगों के साथ काम करने के लिए भेजा है। क्या वो उसके साथ कोई मजाक कर रही है। बेचारा सोचने जाता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरी सक्सेस का क्या होगा। कि तभी वहां पर वही अटॉर्नी आ जाती है, उसका नाम पैम था। तो उसे देखकर तो वो चौंक जाता है और वो भी उसे देखकर हंसने लग जाती है कि तुम तो वही हो ना जो कि मेरी हेल्प करने का नाटक कर रहे थे, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन तुम ये कहाँ पर आ गए हो। उसका मजाक बनाती है कि तुम्हें नहीं पता कि लाइफ कब कहाँ पहुंचा दे। अब तो हम साथ में काम करेंगे ना, साथ में जानवरों की हेल्प करेंगे, क्यों, हम कितने लकी है ना। और फिर सब लोग मिलकर उसका इस टीम में वेलकम करने लगते हैं, उसे साथ में डिनर पर चलने के लिए कहते हैं। लेकिन वो तो अंदर ही अंदर पागल हो रहा था कि वो यहाँ पर कहाँ से फंस गया और वो जाए तो जाए कहाँ। ऊपर से ऑफिस ऐसी जगह पर है जहाँ पर धूप तक नहीं पड़ती। कि तभी अचानक से कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के चक्कर में वो नीचे ही गिर जाता है, लेकिन वो कुत्ता उसे काटने के बजाय चाटने लगता है। पर उसे इससे तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे वापस जाना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।